नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। एक प्रधानमंत्री की दस्तक सार्क देशों को लेकर और दूसरी तरफ केजरीवाल के सामने कांटों भरा ताज। ये दोनों बात क्यों कही जा रही है, आइए जरा दस्तक देख लीजिए। ये दस्तक दी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से सार्क देशों को। क्रिकेट कूटनीति का ये नजारा है जिसमें प्रधानमंत्री ने फोन घनघनाया और उन सब देशों से बात की जो सार्क देशों के इस बार विश्व कप क्रिकेट में शरीक हो रहे हैं। क्या मतलब निकाले जाएं, किस रूप में देखा जाए और इन सब के जरिए प्राइम मिनिस्टर मोदी किस राह पर चलना चाहते हैं, संबंधों को में और प्राणिकता लाना चाहते हैं, जिक्र दस्तक में ही होगा प्रधानमंत्री की दस्तक के साथ। लेकिन दूसरी तरफ मुश्किलात आम आदमी पार्टी के सामने कम नहीं है। केजरीवाल जिस समय 39 दिन चलाकर निकले तो उसके बाद की स्थिति है कि भ्रष्टाचार रोकने के अधिकार केजरीवाल के कम हो गए। 23 जुलाई 2014 को एक अधिसूचना जारी हुई थी, उसमें बदल दी गई थी 8 नवंबर 1993 की अधिसूचना। और इस अधिसूचना में साफ तौर पर जिक्र है कि दरअसल जो भी दिल्ली में तैनात केंद्रीय कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई का अधिकार दिल्ली सरकार को नहीं होगा, यानी केजरीवाल के पास नहीं होगा। उसमें डीडीए, दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, केंद्रीय अस्पताल, सीपीडब्ल्यूडी सारे उस पावर से बाहर हो जाएंगे कि दिल्ली के भीतर अगर करप्शन के चार्ज किसी पर भी लगते हैं तो केजरीवाल काम नहीं कर पाएंगे या उनके खिलाफ कोई सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, वो केंद्र के अधीन है। क्या मतलब इसके निकाले जाए, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं उस दस्तक से जो आज प्रधानमंत्री ने दी है। और प्रधानमंत्री की दस्तक बहुत सीधे तौर पर सार्क देशों में को एक साथ लाने की है और क्रिकेट कूटनीति का सहारा लिया गया है। लेकिन इतिहास के पन्नों को भी पलटे तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी खूब चली है, लेकिन खूब बार फेल भी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का यह क्रिकेट प्रेम है या सार्क देशों को लेकर कूटनीति का नायाब खेल? आज फोन हर तरफ घनघनाया गया क्योंकि क्रिकेट विश्व कप शुरू हो रहा है। खासतौर से सार्क देशों को लेकर अजीबोगरीब रोमांच आज जागा और सबसे टेलीफोन पर बात हुई। तो क्या ये एक नई शुरुआत की पहल है जो प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिकेट विश्व कप के जरिए की है, या फिर खासतौर से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए एक नई शुरुआत? Miles in the air and it's caught. India have won. हो जो भी, क्रिकेट के जरिए डिप्लोमेसी जियाउल हक से लेकर मुशर्रफ तक ने 87 में जनरल जियाउल हक जयपुर आए थे। तब दोनों देशों के बीच 17 बरस से जो स्थगित क्रिकेट था वो दोबारा बहाल हो गया। लेकिन उन्हीं जनरल जिया ने 1989 में कश्मीर में ऑपरेशन टोपक चलाकर कश्मीर को आतंकवाद की आग में ढकेल दिया। 26/11 का हमला जरूर हो गया। और इन सब के बीच एक बार यह भी याद कर लीजिए कि पाकिस्तान को लेकर शिवसेना इस रूप में राजनीतिक तौर पर उग्र हो गई कि उसने पिच तक खोद डाली थी। तो मुद्दा यही है कि वर्ल्ड कप के बहाने मोदी खुद पाकिस्तान से दोबारा बातचीत का रास्ता तलाश रहे हैं या फिर अमेरिकी दबाव है। वो जो भी, अमेरिका की दिलचस्पी क्रिकेट कूटनीति में रही है, इनकार नहीं किया जा सकता। 2012 में अमेरिकी विदेश विभाग के तत्कालीन प्रवक्ता विक्टोरिया न्यूलैंड ने कहा था कि हम क्रिकेट समझते नहीं लेकिन क्रिकेट कूटनीति बाखूबी समझते हैं। तो मोदी को क्रिकेट कूटनीति पसंद है, ये उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौर में भी पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन अब बात पाकिस्तान की है और बड़ा सवाल यही है, पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए जो ठोस जमीन चाहिए क्या वो तैयार है? क्योंकि क्रिकेट कूटनीति या किसी और बहाने से पाकिस्तान से संबंध सुधारने की कवायद अगर फिर किसी हमले या पाकिस्तान के अड़ियल रुख की वजह से टूट जाए तो जाहिर है विश्व कप अपनी जगह रह जाएगा और दोनों देशों के संबंध एक नई दिशा में बढ़ जाएंगे। जाहिर है विश्व कप शुरू हो रहा है, कल पहला मैच, उसके आज रविवार के दिन भारत पाकिस्तान का मैच। तो क्रिकेट कूटनीति डिप्लोमेसी क्या रंग दिखाती है, इंतजार करना होगा। भारतीय विदेश सचिव यात्रा पर निकलेंगे सार्क देशों की, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में क्या हो रहा है? आम आदमी पार्टी के लिए कांटे तो हैं हर राह में, और इस राह की शुरुआत होती है एक अधिसूचना से जिसमें जिस करप्शन का जिक्र केजरीवाल करते हैं उनके हाथ में बचेगा क्या? दिन हमारी सरकार थी, 49 दिन में दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी बंद की थी कि नहीं की थी? भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल ने भाषण बहुत दिए और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर दिल्ली वालों ने चाहे जितने वोट केजरीवाल की झोली में डाल दिए हों, लेकिन दिल्ली का नया सच केंद्र सरकार की यह अधिसूचना है।
जो मोदी सरकार ने सत्ता में आने के 2 महीने के भीतर ही जारी कर दी थी और दिल्ली सरकार के वो सारे अधिकार छीन लिए थे जो दिल्ली में तैनात केंद्रीय कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को थामने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास इससे पहले थे। महत्वपूर्ण है कि इससे पहले दिल्ली के सीएम के पास 8 नवंबर 1993 की अधिसूचना के तहत यह अधिकार था कि वो दिल्ली में तैनात डीडीए का कर्मचारी हो या अफसर, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हो या अफसर, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो या फिर एनडीएमसी के अधिकारी या सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी, अगर किसी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है तो फिर दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो सक्रिय हो जाएगा और सीएम चाहे तो उसके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत कार्रवाई के आदेश दे सकते हैं। लेकिन पिछले बरस 23 जुलाई को इस अधिसूचना के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास अब कोई ऐसा अधिकार बचा ही नहीं है। जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस दिन से हम इसका विरोध कर रहे हैं कि दिल्ली का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसकी जो जुडिक्शन है वो उतनी होनी चाहिए जितनी पहले थी। तो इसको हम चैलेंज करेंगे, ये तो ज़्यादा रुकेगा नहीं। कोशिश करेंगे कि गृह मंत्रालय से बात करके हो जाए, नहीं तो फिर जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद कुछ मुद्दों पर दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दिसंबर 2014 में गृह मंत्रालय से क्लैरिफिकेशन भी मांगा, यानी स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन अब तक कोई जवाब मिला नहीं। और इधर सरकार बनने से पहले ही मनीष सिसोदिया ने इशारों में केंद्र सरकार पर निशाना भी साध दिया। भ्रष्टाचार विरोधक जो भी कानून है या भ्रष्टाचार विरोधक दस्ता कोई है, उससे किसको डर लगता है? भ्रष्ट आदमी को डर लगता है, भ्रष्ट सिस्टम को डर लगता है। तो ये लेकिन भ्रष्ट सिस्टम के टिक नहीं पाएंगे ये लोग। तो गृह मंत्रालय की इस अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली पुलिस भी एंटी करप्शन के दायरे से बाहर है। जाहिर है आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच टकराव खूब देखने को मिलेगा। दिल्ली में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और दिल्ली वाले केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर नकेल कसने वाले नायक के तौर पर देखते हैं। लेकिन इस अधिसूचना के बाद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही होगी कि अगर निर्माण में भ्रष्टाचार हो, अगर डीडीए में जमीन के नाम पर भ्रष्टाचार हो या फिर दिल्ली पुलिस का ही कोई भ्रष्टाचार आ जाए तो केजरीवाल केंद्र से गुहार लगा सकते हैं कि वो कार्रवाई करे। यानी एंटी करप्शन ब्यूरो बिना दांत का ब्यूरो बन गया है। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो क्या इंतजार किया जाए कि कल रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल कुछ कहेंगे, क्योंकि रामलीला मैदान में जबरदस्त तैयारी हो रही है। लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है और दोपहर 12 बजे होंगे इस पूरा शपथ ग्रहण। 6 मंत्री शरीक होंगे। 40 से 50 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। 1 लाख लोग रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी के 3000 कार्यकर्ता जिसे स्वयंसेवक के तौर पर देखा जा रहा है वो सभी पहुंचेंगे। विधायक वीवीआईपी घेरे से बाहर बैठेंगे। मैदान में 22 एलईडी स्क्रीन लगाए जा रहे हैं, एलईडी स्क्रीन, और इन सब के साथ जो व्यवस्था की जा रही है उसमें सिर्फ केजरीवाल शपथ नहीं लेंगे, 6 मंत्री और होंगे। उन 6 मंत्रियों को विभाग भी बांट दिए गए हैं। उनकी स्थिति भी देख लीजिए। इन विभागों में सबको जो विभाग दिए गए हैं वो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। गोपाल राय परिवहन श्रम, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य उद्योग, असीम अहमद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जितेंद्र तोमर कानून, संदीप कुमार बाल एवं महिला कल्याण। अब यह सवाल है, जो बात रामलीला मैदान से कही जाएगी, क्या उसके बाद जब सरकार काम करना शुरू कर देगी तो सारी चीजें लागू होती चली जाएंगी? यह सवाल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भी कुछ जिक्र किया था, लेकिन इस देश के भीतर उसका सच देख लीजिए। और मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3000 से 5000 के बीच का कोई भी गांव पसंद कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदों से गांव लेने की इस अपील ने सुर्खियां तो बहुत बटोरी, लेकिन जमीन पर कुछ काम 10 के ही सांसदों ने अपनी सांसद निधि से काम करवाना शुरू किया। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, असम और हिमाचल समेत कई राज्यों के सांसदों ने तो अभी तक अपने इलाकों में विकास कार्यों के लिए फंड खर्च करना भी शुरू नहीं किया है। जनरल वीके सिंह की माने तो इस देरी के लिए राज्य सरकारें दोषी हैं। किसी भी एमपी के हाथ में कुछ नहीं है, वो स्टेट कितनी जल्दी काम करता है उसके ऊपर निर्भर करता है। कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ से वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आता है, तो एमपी को अगली धनराशि नहीं मिलती है। दरअसल मई 2014 से 1 जनवरी 2015 के बीच सांसदों को कुल 1242 करोड़ रुपए एमपी लैड स्कीम के तहत पहली किश्त के रूप में मिल चुके हैं
उत्तर प्रदेश के लोकसभा के 80 सांसद हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं। इन्हें सबसे ज्यादा 197 करोड़ 50 लाख रुपए मिले हैं, लेकिन 6 महीने में किसी भी सांसद ने विकास कार्य के लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया। इनमें बीजेपी के 71 सांसद, 2 अपना दल के और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के चीफ मुलायम सिंह यादव और उनकी बहू डिंपल यादव समेत उनकी पार्टी के 5 सांसद शामिल हैं। केंद्र सरकार ने जो कुछ नहीं किया उसके लिए राज्यों को दोषी ठहराना कोई नई बात नहीं है, लेकिन वादों की जमा पूंजी बहुत देर तक नहीं चलती है। इसका नतीजा दिल्ली चुनाव में देखने को मिला है। ऐसे में मोदी सरकार को अपने वायदों और जमीन में कामकाज के फर्क को 2.5 करोड़ रुपए में से कुछ भी विकास कार्य पर खर्ची रही है, हो कुछ नहीं रहा। यहाँ तक कि एक गांव गोद लेकर उसके विकास के लिए जो पैसा खर्च करने का सवाल था, वो अभी महज ऐलान और योजना तक में ही सिमट चुका है। यानी गांव गोद लेने से लेकर शौचालय बनाने तक की प्रधानमंत्री की इच्छा का आगे होगा क्या, यह सब कुछ अभी सिफर ही है। अब सवाल है ये कि 15 अगस्त को ऐलान किया गया, सांसद उस दिशा में नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी सक्रिय है, अपने तौर पर सक्रिय हैं। और दिल्ली में पहली बार एक नजारा ऐसा भी देखने को मिला जब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से बुलावा आया। पाइए और बताइए स्थिति बिगड़ क्यों रही है। फिल्म पर बीती रात हमले की खबर आई तो प्रधानमंत्री मोदी खासे सक्रिय दिखे। स्कूल में गुरुवार रात प्रिंसिपल के ऑफिस में तोड़फोड़ और चोरी की खबर सामने आते ही सबसे पहले सुबह मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्कूल का दौरा किया तो प्रधानमंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी को तलब कर लिया। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के बाहर हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा आम तौर पर नहीं होता कि प्रधानमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर सीधे पुलिस कमिश्नर को तलब कर लें। जो पहले भी कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसमें चर्च में आग लगी थी और उसके अलावा उसके जो है कुछ अन्य इंसिडेंट्स हुए, उनके बारे में उन्होंने अपनी गहन चिंता प्रकट की। उन्होंने मुझे इस बात की ताकीद की है कि दिल्ली पुलिस इफेक्टिव कदम उठाए ताकि इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो हैं करने वालों को पकड़ा जाए। दिल्ली में 1 दिसंबर 2014 को दिलशाद गार्डन के चर्च में आगजनी हुई। इसके बाद 7 दिसंबर को जसोला के चर्च में मास के दौरान पथराव किया गया। साल की शुरुआत में 3 जनवरी 2015 को रोहिणी के चर्च में आग लगने का वाकया सामने आया था। इसके बाद 14 जनवरी को विकासपुरी में चर्च में तोड़फोड़ की गई और 2 फरवरी को वसंत कुंज में चर्च में तोड़फोड़ हुई। इन सभी मामलों के बाद पीएम की चुप्पी को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल ने भी बिना सीएम की कुर्सी संभाले ही जिस तरह इस मुद्दे की कड़ी निंदा की, उससे साफ था कि केजरीवाल इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। तो एक तरह से ये अच्छे काम पहले करने की होड़ भी है। कल जिस तरह सरकार ने सिख दंगों पर SIT का गठन कर आप सरकार से मुद्दा छीनने की कोशिश की, उसी तरह आज पीएम ने पहल कर साफ कर दिया कि अब दिल्ली के हर छोटी बड़ी खबर पर उनकी निगाह होगी। वैसे अच्छी बात यही है कि स्कूल में तोड़फोड़ की घटना को स्कूल प्रशासन ही धार्मिक एंगल से नहीं देख रहा। Ma'am, do you think it's a case of vandalism? No. No. You don't know religious articles are such. प्रधानमंत्री ने गृह सचिव LC गोयल से भी फोन पर बात की और NCR में अपराध रोकने के बाबत हिदायत दी। वैसे पीएम ने बस्सी को तलब कर गेंद भी पुलिस के पाले में डाल दी है और मोदी की सक्रियता ईसाई अल्पसंख्यकों के लिए राहत की खबर हो सकती है, जो हमलों और पीएम की चुप्पी से नाराज होकर दिल्ली से बेंगलोर तक प्रदर्शन कर चुके थे। पिछले दिनों जब एक के बाद एक कई चर्च पर हमले हुए, तब ईसाई समाज का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिला था और उनसे ये मांग की थी कि इन हमलों की जांच कराने के लिए एक SIT का गठन किया जाए। गृह मंत्री ने आश्वासन तो दिया, लेकिन इस मामले में हुआ कुछ भी नहीं। लगता है इसीलिए अब सीधे प्रधानमंत्री ने इस मामले में दखल दिया है। और वैसे भी दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार दिल्ली की कानून व्यवस्था को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रही है। मौसमी सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। कोई नौकरशाह एक वक्त में दागदार हो जाए और दूसरे वक्त में वही ईमानदार हो जाए, यह भी खेल देख लीजिए। संजीव चतुर्वेदी, अशोक खेमका और दुर्गा शक्ति नागपाल तीनों बर्खास्त भी होते हैं और तीनों ईमानदारी का तमगा भी पा जाते हैं। जी, नौकरशाही के इन 3 चेहरों में यही एक सिरा है जो आपस में मिलता है। तीनों विवादास्पद होते हुए भी ईमानदारी का तमगा साथ लिए चलते हैं
और ये तीनों नौकरशाही के राजनीति से जुड़कर निकलने वाले नए संकेतों की गवाही देते हैं। जहां कोई नौकरशाह एक राज्य या एक सरकार में विवादास्पद या भ्रष्ट हो जाता है, उसके आरोपों को झेलता है, लेकिन दूसरी सरकार के लिए वही नौकरशाह ईमानदार हो जाता है। जी, नौकरशाह के जरिए दूसरी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की ये चाल है या बिसात, हो जो भी, ये खेला खूब जा रहा है। मसलन आम आदमी पार्टी उसी संजीव चतुर्वेदी को दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो का प्रमुख बनाना चाहती है, जिसे बीते साल अगस्त में केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पद से हटा दिया था। उस वक्त चतुर्वेदी ने बीजेपी नेता और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पर आरोप लगाए थे कि उनके राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें सीवीओ के पद से हटाया गया है। केजरीवाल ने उस वक्त चतुर्वेदी को हटाने को लेकर एनडीए सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया और अब दिल्ली में सरकार में आते ही वो चतुर्वेदी को अपनी सरकार में लाना चाहते हैं। हम तो चाहेंगे कि वो आके एंटी करप्शन के लिए काम करें, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है हरियाणा में भी, एम्स में भी, कि करप्शन के इश्यूज पे वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और बहुत सख्ती से काम करते हैं। इसी तरह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दूसरे दौर और अब के दौर में कैसे नौकरशाहों को लेकर फर्क आता है, यह भी एक प्रतीक है नया। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे। तब आज ही के दिन 13 फरवरी 1911 फैज अहमद फैज का जन्म हुआ था। तो आइए जरा उन्हें याद कर लिया जाए। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मर्दूदे